हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज हम लोग 15 मिनट में 30 क्वेश्चन वाले एपिसोड का 5वां वीडियो देखने जा रहे हैं, अर्थात बनाने जा रही हूँ। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे ज़रूर देखा होगा और आप लोगों को पसंद भी बहुत आया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही उठाया गया है, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और उसका जो एनालाइज करते हैं वो तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए अगर उसके दाएं बाएं होकर जरा भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोगों का क्वेश्चन डायरेक्ट टकरा जाएगा। और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आप लोगों को आइडिया मिल भी रहा होगा, क्वेश्चन जरा भी एग्जाम से हटके नहीं है। सारा ही क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए लेट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कब की गई थी? 1905 में की गई थी। वहीं अगर 1905 की बात की जाए तो कांग्रेस का 1905 वाला अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस का 1905 में अधिवेशन इलाहाबाद में हुई थी और इसकी अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। भारत के किस शहर को शून्य केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो भारत के जयपुर शहर को शून्य केंद्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शून्य केंद्र के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर पिंक सिटी की बात की जाए तो भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, अर्थात गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम गार्डन सिटी की बात करें कि गार्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो बंगलुरु को गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन सिटी के नाम से भी बंगलुरु को ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, जो लद्दाख की राजधानी है। कहाँ है सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र? लेह है। ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। अगर वहीं सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के बारे में आपसे पूछा जाए तो मानसिन राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मासिन राम। ये मेघालय में पड़ता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कहाँ होती है सबसे ज़्यादा वर्षा? तो मासिन राम में होती है। वहीं अगर सबसे कम वर्षा की बात की जाए तो सबसे कम वर्षा लेह में होती है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तो आयुषियन का मुख्यालय कहाँ है? तो आयुषियन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। स्विट्जरलैंड में एक ग्लैंड नामक शहर है, यहीं पर आयुषियन का मुख्यालय है। अगर आयुषियन की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 5 अक्टूबर 1948 को। इसका फुल फॉर्म ना जाने एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है कि आयुषियन का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आयुषियन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन आयुषियन का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? रामसर संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर की थी? तो रामसर संधि पर भारत द्वारा 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया गया था। कब किया गया था? 1 फरवरी 1982 को। वहीं रामसर संधि की बात करते कि ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को। कब हुआ था रामसर संधि? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ईरान में स्थित एक शहर है रामसर, यहीं पर यह संधि हुआ था, इसीलिए इस संधि का नाम पड़ गया रामसर संधि। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य आर्द्र भूमि क्षेत्रों को संरक्षण देना। ठीक है। अगर वर्तमान में भारत में पूछा जाए कि भारत में वर्तमान में कितने आर्द्र भूमि क्षेत्र ऐसा है जो रामसर साइट में शामिल है, तो वर्तमान में 89 है। कितना है? 89 रामसर साइट है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। वहीं अगर विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वहीं अगर राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बोला जाए तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर है न्यायिक समीक्षा। क्या है? न्यायिक समीक्षा। भारत के संसदीय प्रणाली में न्यायिक समीक्षा
और यूएसए के संसदीय प्रणाली में न्यायिक समीक्षा है, जबकि ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में न्यायिक समीक्षा नहीं है। न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य है कि संसद द्वारा अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसकी जांच न्यायपालिका के द्वारा की जाती है कि ये जो कानून बना है वो संविधान के अनुसार है कि नहीं, कहीं संविधान का अतिक्रमण करके तो ये कानून का निर्माण नहीं न किया गया है। इस चीज़ की समीक्षा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? न्यायपालिका के द्वारा। और ये न्यायिक समीक्षा वाला प्रावधान कहाँ से लिया गया है भारत में? तो न्यायिक समीक्षा वाला प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति। अनुच्छेद किसके तहत? तो अनुच्छेद 164 के तहत। ठीक है, कितने अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 164 के तहत राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर वहीं आपसे ये पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि सामूहिक रूप से वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सहायता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कोई भी व्यक्ति अगर ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहा है तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? तो उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। 21 वर्ष से कम वाला व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। जो मुखिया उखिया का चुनाव होता है ना, वो 21 वर्ष या फिर 21 वर्ष से ज़्यादा हो, एक दिन में 21 वर्ष से कम होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। 21 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए तभी वो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। आइए कुछ और चुनाव की बात करते हैं, कुछ कैसे कैसे इसका प्रावधान है। तो अगर बात की जाए आपसे कि कोई भी आदमी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहा है, ठीक है, एमएलए का चुनाव, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25वां वर्ष चलनी नहीं चाहिए, 25 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए तभी वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, जबकि एमएलए एमपी का चुनाव अर्थात लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर विधान परिषद में उसका नियुक्ति कब होगा? विधान परिषद के लिए उसकी उम्र होनी चाहिए न्यूनतम 30 वर्ष। राज्यसभा में, तो राज्यसभा में भी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष, ठीक है, जबकि विधानसभा में 25 वर्ष, लोकसभा में 25 वर्ष और ग्राम पंचायत में 21 वर्ष। लेकिन अगर राष्ट्रपति बनने के लिए किसी की न्यूनतम आयु की बात की जाए कि उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम उम्र की चर्चा नहीं की गई है। मैक्सिमम उम्र कितनी भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो जानी चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा है। अगर पंचायती राज की बात की जाए तो पंचायती राज का कुल 3 भाग होता है। कितना होता है? 3 भाग होता है। कौन कौन सा 3 भाग होता है? तो पंचायती राज का 3 भाग होता है। ग्राम सभा, ये किस स्तर पर होता है? तो ग्राम सभा होता है ग्राम स्तर पर। पंचायत समिति को ही ब्लॉक समिति और मंडल परिषद भी कहा जाता है, ठीक है। ये किस स्तर पे होता है? तो ये ब्लॉक स्तर पे होता है। जिला परिषद, ये किस स्तर पर होता है? तो जिला स्तर पर होता है। सबसे ऊंचा कौन सा होता है? जिला परिषद। क्रम वाइज अगर बोला जाए तो जिला परिषद, इसके बाद पंचायत समिति, इसके बाद ग्राम सभा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने समझ गया होगा। पंचायती राज को 3 भागों में बांटा गया है, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी समिति सीएजी अर्थात केक के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करता है? तो किस समिति के द्वारा सीएजी के रिपोर्ट की जांच की जाती है? तो लोक लेखा समिति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति के द्वारा। लोक लेखा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोक लेखा में 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के सदस्य। कितने होते हैं कुल? तो 22 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल क्या होता है? 1 वर्ष होता है। वहीं अगर प्राक्कलन समिति की बात की जाए तो प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जो कि केवल और केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। वर्तमान में सीएजी कौन है? तो सीएजी वर्तमान में संजय मूर्ति हैं। कौन है? क्या कौन है?
संजय मूर्ति हैं। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले गिरीश मुर्मू थे, लेकिन अभी वर्तमान में संजय मूर्ति हैं। इनके बाद अभी गिरीश मुर्मू की कार्यकाल खत्म ही होने वाला है, इसके बाद संजय मूर्ति उस पद को सुशोभित करेंगे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है स्थापत्य का? तो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां द्वारा कितना स्थापत्य का निर्माण किया गया था। आगरा का ताजमहल, लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ये सब शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। वहीं अगर चित्रकला का स्वर्णकाल पूछा जाए कि किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जबकि फारसी और हिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है, अकबर के शासनकाल को फारसी और हिंदी के स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा गया था टोलमी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? तो टोलमी के द्वारा भारत का भूगोल लिखा गया था। वहीं अगर कुछ और बुक की बात किया जाए तो नेचुरल हिस्ट्री, कौन सा बुक? नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया था? नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया था प्लिनी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था नेचुरल हिस्ट्री? प्लिनी के द्वारा लिखा गया था। इंडिका बुक, ना जाने ये भी एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? इंडिका लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था इंडिका बुक? इंडिका पुस्तक लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? किताबुल हिंद, तो किताबुल हिंद भी लिखा गया था अल बरूनी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? अल बरूनी के द्वारा। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र लिखा गया था चाणक्य अर्थात कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के द्वारा। इसका अभी पिछले वीडियो में मैं बहुत विस्तार पूर्वक इसका विश्लेषण कर चुकी हूँ, अर्थशास्त्र बुक, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग प्लीज़ पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर के दौरान भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? कुल 4 हुआ था। प्रथम हुआ था 1767 से 69। ठीक है, कब हुआ था? 1767 से 69 हुआ था। दूसरा हुआ था 1780 से 84। तीसरा हुआ था 1790 से 92। ठीक है, और चौथा हुआ था 1799 में। इस टाइम 1799 में टीपू सुल्तान युद्ध भूमि में ही मारा गया था। ठीक है, युद्ध स्थल में ही टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। तो कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कब कब हुआ था? पहला 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92 और चौथा 1799 में हुआ था। प्रथम वाले में कौन थे गवर्नर जनरल? तो प्रथम वाले में गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड वेरेलस्ट। कौन था? लॉर्ड वेरेलस्ट था। दूसरा में वारेन हेस्टिंग था। तीसरा में कॉर्नवालिस था। चौथा में वेलेजली था। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर रही हूँ, आई होप आप लोग नोट डाउन करते होंगे। पहला में लॉर्ड वेरेलस्ट था, दूसरा में वारेन हेस्टिंग था, तीसरा में कॉर्नवालिस था, चौथा में वेलेजली था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 12वां अधिवेशन में गाया गया था। किस अधिवेशन में गाया गया था? 12वां अधिवेशन में। ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1896 में। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। इस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष था रहीमतुल्ला सयानी। कौन था? रहीमतुल्ला सयानी था। कौन था? रहीमतुल्ला सयानी कांग्रेस का अध्यक्ष था। ठीक है, 1896 में। और इसी टाइम वंदे मातरम गाया भी गया था। और किसके द्वारा गाया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। वहीं जनगण मन के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि जनगण मन प्रथम बार कब गाया गया था? तो जनगण मन सन 1911 में गाया गया था। 1911 वाले कांग्रेस अधिवेशन में जनगण मन पहली बार गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। क्यों बचाता है ये? तो इसके न्यूनतम तापमान
पर जीवाणु और फफूंदी, फफूंदी बोले तो फंगस, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसी कारण रेफ्रिजरेटर में कोई भी सामान फ्रिज में रखने के बाद खराब नहीं होता है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम किस स्थान पर होता है? विषुवत रेखा पर। कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर। कहाँ होता है? ध्रुव पर। जबकि पृथ्वी के केंद्र पर और अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का मान शून्य होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि जी का मान शून्य कहाँ होता है? जी अर्थात गुरुत्वाकर्षण का मान शून्य कहाँ होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर और अंतरिक्ष में। सर्वाधिक कहाँ होता है? तो पृथ्वी के पोल पर, बोले तो ध्रुव पर, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है। और सबसे कम कहाँ होता है? तो सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। और इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? किस प्राणियों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाई जाती है? मतलब 3 कोशीय हृदय पाई जाती है। हृदय बोले तो हार्ट। तो किस में पाया जाता है? उभयचर और सरीसृप में। किस में पाया जाता है? उभयचर सरीसृप में। जबकि मत्स्य में कितने पाए जाते हैं? तो मत्स्य में 2 चैम्बर वाला हृदय होता है। कितने होता है? 2 चैम्बर वाला हृदय होता है। वहीं अगर स्तनधारी का बोले तो स्तनधारी में कितने होते हैं? 4 होते हैं। स्तनधारी जैसे हम लोग हुए, पक्षी हुए, इस सब में कितने होते हैं? 4 होते हैं। उभयचर में एक अपवाद है। उभयचर में क्या एक अपवाद है? मगरमच्छ। मगरमच्छ भी उभयचर है, लेकिन इसमें 4 कोष्ठीय हृदय होता है। कितने होता है इसके हृदय में? 4 भाग होता है, जबकि ये उभयचर है। तो अपवाद वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मगरमच्छ में 4 कोशीय होता है, लेकिन और सब में जितने भी उभयचर है उसमें 3 कोशीय हृदय होता है। जबकि मत्स्य वाले में 2 कोशीय हृदय होता है और स्तनधारी में 8 होता है, 4 होता है। कितना होता है? स्तनधारी में 4 होता है। वहीं अगर केचुआ से पूछा जाए केचुआ में कितने हृदय होते हैं, हृदय कोशीय होते हैं, तो उसमें 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। जबकि तेलचट्टा में अगर पूछा जाए, तेलचट्टा में 13 होता है। कितना होता है? तो तेलचट्टा में 13 होता है। केचुआ में कितना होता है? 8 होता है। स्तनधारी में या मनुष्य में कितना होता है? तो 4 होता है हृदय चैम्बर। ठीक है। उभयचर और सरीसृप में कितना होता है? 3 होता है। मत्स्य में कितना होता है? 2 होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। फंगस की, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। कवक का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक का कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बनी होती है। पादप का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो पादप का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। किसका होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एंड हैप्पी होली आप सभी को। थैंक यू सो मच।